आरबीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं टॉपिक चल रहा है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में अभी तक हमने 2 वीडियो अपडेट हो चुके हैं। तो जो 2 वीडियो अपलोड हुए हैं उसी के अंतर्गत एक तीसरा वीडियो जो डाला जा रहा है आपका हिंदी वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला का ज्ञान होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, हिंदी वर्णमाला से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटी सी छोटी बात को आपको नहीं छोड़ना है। तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी जो वर्णमाला है, इसमें आज हम एक विधिवत तरीके से आपको बताएंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है, तो देखो जैसे आप जानते हैं मैंने लिखा है पहले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, अच्छा इसे हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कैसी होना चाहिए, मौखिक। तो कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, क्योंकि हमारे अंदर से जो आवाज़ निकलती है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, तो भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहा जाता है, ध्वनि। इसके बाद अगर लिखित रूप में बात करें, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा की लिखित या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आएगा वर्ण। क्या आएगा, वर्ण। तो पहले तो हमने चर्चा की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो भी कैसी, मौखिक। कैसी, मौखिक। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, ध्वनि। लेकिन कैसी, मौखिक। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। इसके बाद लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, यहीं पर आपको फंसाया जाता है, यहीं पर आपको फंसाया जाता है। तो एक तरीका होता पूछने का। अगर स्पष्ट पूछा जाए आपसे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बताएंगे वर्ण। और कहा जाए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या कहा जाएगा, ध्वनि। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ना लिखित देता है ना मौखिक देता है, तब देगा आपके पास कैसा क्वेश्चन आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण। ये मत देखना कि सर ने सिखाया था कि ध्वनि और वर्ण। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो हम इसमें किस में टिक करें। तो आपको क्या करना है, अगर लिखित कहा जाए तो वर्ण, मौखिक कहा जाए तो ध्वनि। अगर कुछ ना कहा जाए, केवल भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको वहाँ पर क्या आंसर लगाइएगा, आपको लगाना है वर्ण। ठीक है, एक आपका क्लियर होगी बात। अच्छा इसके बाद आगे देखिए हम वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या देखना है हमें, वर्णमाला। देखिए वर्णों के एक व्यवस्थित स्वरूप होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णों का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद देखिए वर्णों की गणना हम 2 तरह से करते हैं। वर्णों की गणना हम कितने तरह से करते हैं, 2 तरह से। नंबर पहला है आपका, एक तो उच्चारण के हिसाब से। कैसे करते हैं, उच्चारण के हिसाब से। और एक दूसरा है लेखन के हिसाब से। एक उच्चारण के हिसाब से और एक लेखन के हिसाब से। तो वर्णों की गणना का तात्पर्य होता है गिनना। वर्णों को हम कैसे गिनते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वर्णों की काउंटिंग करके, गिनती करके कि वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण हैं। जैसे उसमें स्वर भी सम्मिलित होते हैं, व्यंजन भी सम्मिलित होते हैं, और अयोगवाह भी सम्मिलित होते हैं, और आगत स्वर जो है सब सम्मिलित होते हैं। तो उनका जो व्यवस्थित रूप है उसे हम रखेंगे, व्यवस्थित का मतलब क्रम से। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पहले छोटा आ से अनार ही पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ा आ से आम बाद में जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो ये व्यवस्थित तरीका है। कैसा है, व्यवस्थित तरीका है। तो जैसे आपने देखा कि वर्णों की गणना 2 तरह से होती है। कितने तरह से होती है बेटा, 2 तरह से वर्णों की गणना की जाती है। नंबर 1 जो है आपका, एक उच्चारण के हिसाब से और दूसरा लेखन यानी कि लिखने के हिसाब से। उच्चारण का मतलब है जो हम बोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलने के हिसाब से और लिखने के हिसाब से, जिस तरह से हम लिखते हैं। 2 तरीके समझ में आ गए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णों की गणना कितने तरह से होती है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, 2 तरह से। नंबर 1 उच्चारण, ये भी याद रखना जरूरी है, और नंबर दूसरा आपका लेखन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अब देखिए सबसे पहले अब वर्णों का जो व्यवस्थित रूप है उसे बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है स्वर। तो जो हमारे स्वर हैं,
अब देखिए पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें 1-2 कमेंट आए कि सर उनकी थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन भी बताने से अच्छा ये 1 लाइन में लिख दीजिए। तो मैंने 1 लाइनर कुछ लिखा है आज की वीडियो में। भाई आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। तो देखिए स्वर क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन वर्णों को बोलने में किसी की भी आवश्यकता ना पड़े उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने में, क्योंकि वर्ण तो सभी हैं, आ से ज्ञात जितने भी वर्ण हैं आपके अक्षर सभी वर्ण ही हैं, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक वर्ण और अक्षर का भी थोड़ा सा डिफरेंट बताया था, अभी आगे चल करके उसमें और थोड़ी चर्चा होगी। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये 11+2 क्या है, पिछले वीडियो जाकर के देखिएगा कि 11+2 क्या है, यानी कि मूल रूप से स्वर हमारे कितने हैं, 11 है। क्या है, 11 मूल रूप से स्वर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वर कितने हैं, तो 11 है। और जब कह दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं, तब कितने हैं, 13 है। क्योंकि इसमें से आपका अंग और आहा, अनुस्वार विसर्ग निकाल लिया गया है। क्यों, क्योंकि उनको अयोग वाह की काउंटिंग में रख दिया गया। कहाँ पर गिन दिया गया, अयोग वाह जो होता है उसकी गणना में रख दिया गया हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप पहली बार है चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके बाद देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अभी तो हमने जाना स्वर क्या है, कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट है मात्रा या उच्चारण के हिसाब से। पहला पॉइंट आपका क्या है, मात्रा या उच्चारण के हिसाब से। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण होगा वह होगा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पिछले वीडियो भी में मैंने बताया था आपसे। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा पिलुत। तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत हल्का सा समय लगता है। बहुत हल्का सा मतलब बहुत छोटा सा, थोड़े से समय में हम उच्चारण कर लेते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, कितनी जल्दी कर लिया। तो इसे हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। इसके बाद देखेंगे हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है बेटा कि जो ह्रस्व स्वर होता है उससे 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है, 2 गुना। तो परिभाषा इसकी क्या हुई दीर्घ में, कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है किसमें, दीर्घ स्वर में। जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। क्लियर हो गया। क्योंकि आपने देखा कि ह्रस्व में क्या होता है, आ कितनी शीघ्रता से बोल दिया गया, आ बोला ना, आ जैसे कहते हैं ना आ, तो ये वाला ज्यादा जा रहा है, तो 2 गुना समय लगे जिसमें वो दीर्घ हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका तीसरे नंबर का पॉइंट है वह है आपका पिलुत स्वर। और पिलुत स्वर में क्या होता है, ऐसा कहने चाहे कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज्यादा लगता है, या फिर कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो लिखा है मैंने कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसमें, पिलुत स्वर में। बात समझ में आई। मात्रा या उच्चारण काल में स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 तरह का होता है बेटा। नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पिलुत स्वर। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा अब देखेंगे हम कि पिलुत स्वर होता क्या है। क्या जानना हमें, पिलुत स्वर होता क्या है। नाम तो बहुत सुना है, लेकिन बहुत से लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि चलो ह्रस्व जान लिया हमने, छोटा जो वर्ण होता है या छोटी जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ह्रस्व कहलाती है। इसके बाद नंबर 2 पे हमने दीर्घ भी समझ लिया। कई लोगों से पढ़ा आपने कि दीर्घ में जो बड़ा हो वो क्या होता है, दीर्घ होता है। चलो अच्छी बात है दोनों, लेकिन पिलुत में जो कन्फ्यूजन होता है उसे मैं बिल्कुल आज आपका अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा। देखिए पिलुत स्वर जो होता है
उसका जो चिन्ह होता है, एक चिन्ह होता है विशेष प्रकार का। तो प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है ऐसा, जैसे हम क्या करते हैं ऐसे गिनती, जो पहले काउंटिंग चलती थी, अब तो अंग्रेजी में चल रही है ना 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन पहले क्या होता था 1 2 3 4। तो जिस तरह से हम 3 बनाते थे ना 1 2 3 जैसे, लेकिन अंग्रेजी के नहीं हिंदी के कैसे ऐसे ऐसे 3 बनाते हैं ना। तो लेकिन 3 में क्या होता, अब थोड़ा आपको यहाँ पर ये समझना है हल्का सा कि ऐसे कर करके कैसे बनाना, ऐसे और ऐसे। ये आपका प्लुत का चिन्ह है, साइन है प्लुत का। क्या है? साइन है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना दूं अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको देखने में। तो चलिए ऐसे, ये प्लुत का स्वर है। आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग इसको ई पढ़ जाते हैं। ना बेटा, ई नहीं है, ये क्या है? प्लुत का साइन, प्लुत का चिन्ह है। ये क्या है? प्लुत स्वर का ये साइन है, चिन्ह है। अब देखेंगे थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, आपको प्लुत में क्या होता है, जैसे किसी को बुलाना है हमें। देखिए प्लुत में मैंने परिभाषा लिखी आपकी, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे ये क्या लिखा मैंने? राम। ये क्या लिखा? ओम। वैसे साधारण तौर पर आपने ओम लिखा देखा होगा, तो एक तो ओम ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुद्ध रूप है, आप पुरानी बुकें उठाइए, कोई ग्रंथ में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपको ओम कैसे लिखा मिलेगा? ऐसे ओ बना होगा, फिर एक प्लुत का साइन होगा और माँ होगा, ठीक ऐसे ओम मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है, हम देखिए आपने देखा होगा कई टीवी सीरियलों में भी देखते हैं आपने, या कोई शिव का आपने सीरियल देखा होगा, उसमें जब ओम का उच्चारण होता है ऋषि मुनियों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो उसमें क्या एकदम ऐसे उठा के दे पटकते हैं? ओम नहीं। अगर ओम कह दिया तो फिर आपका वो क्या हो गया? ओम जो कह दिया आपने वो आपका क्या हो गया? तो फिर दीर्घ ही में रहा ओम। लेकिन यहाँ पर ओ जो है वो, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वही सभी दीर्घ होंगे। प्लुत जो स्वर होता है वो ह्रस्व से ही बनता है, लेकिन ह्रस्व जो होता है वो दीर्घ नहीं हो, ह्रस्व जो होता है वो प्लुत नहीं होता है, लेकिन दीर्घ जो होता है वो क्या होता है? प्लुत होता है। तो कह सकते हैं हम, क्या हमने जाना कि दीर्घ स्वर ही प्लुत होता है, लेकिन ह्रस्व स्वर प्लुत है नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। चलिए इस पे चर्चा कर रहे थे, ओम लिखा आपका, आपने देखा होगा कैसे उच्चारण करते हैं, ओ को थोड़ा खींचेंगे, कैसे? ओम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ओम 3 गुना समय लगाना हमें, एकदम नहीं है कि ओम कह दिया बस हो गया, ऐसे नहीं करना। ओम, तो ओ कितना खिंच रहा? बहुत खिंच रहा है, लंबा, तो वो उसे हम प्लुत कहेंगे। जैसे एक मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, राम, क्या लिखा? ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो ये राम लिखा, तो एकदम हम राम नहीं पढ़ देंगे, राम पढ़ना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे इस तरह से बेटा ध्यान देना। लेकिन नहीं, मैंने बीच में चिन्ह लगाया आपका प्लुत का, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो कैसे आप भी उच्चारण करके देखिए साथ में, कैसे पढ़ेंगे इसे? राम। कोई देखिए प्लुत स्वर हमें देखने को कहाँ मिलता है? जैसे कोई ड्रामा, मतलब कोई नाटक आटक अभिनय किया जा रहा है, क्लियर हो गया, या चिल्लाते हैं हम किसी को, जब आपका प्लुत स्वर अप्लाई होता है। जैसे मान के चलिए, एक छोटी सी आपको एक कहानी बताऊं, अगर नहीं समझ में आ रहा, छोटी सी बिल्कुल 30 सेकंड 40 सेकंड की एक आपको मैं कहानी बताऊं। जैसे मान के चलो आप प्लुत स्वर नहीं समझ में आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, जैसे आप कहीं पिताजी खेत में, किसान के बच्चे हैं सभी वैसे भी, तो खेत पर आप पिताजी को भोजन देने के लिए गए। क्या देने के लिए गए? भोजन। जब आप भोजन देने के लिए गए, अब पापा थोड़ी आपसे, पिताजी आपके मान के चलो 2 खेत दूर हैं, अब आप यहीं पहुंच गए, आप अपने खेत के छोर पर, तो अब पिताजी को आपको बुलाना है, पिताजी को आपको बुलाना है, तो क्या कहेंगे आप? खाना देना है। क्या कहेंगे आप? पापा, यही कहेंगे ना, बड़ा पा, लास्ट वाला पा आपने सेकंड, क्योंकि पापा कैसे लिखते हैं हम? साधारणतया पापा हम कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका यही है, पापा। लेकिन जब इसे उच्चारण करेंगे, हमें इस स्वर को क्या करना है? प्लुत बना दिया हमने, क्योंकि हमने अभी क्या कहा? कोई नाटक का अभिनय होता है, जब हमें देखने को मिलेगा प्लुत स्वर, ठीक है, या चिल्लाने पर, किसी को पुकारने पर, बुलाने पर, या कक्षा में ही देख लीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं?एर का नाम ले दिया, किसी का नाम ले दिया, तो लास्ट में क्या खींचेंगे? इधर आओ, ऐसे कहते हैं ना, तो क्या हो गया? पा पा, तो
लास्ट वाला पा ज़्यादा खिंच रहा है ना, जहाँ पर ज़्यादा खिंचाई हो तो वहाँ पर आपका क्या जाएगा, प्लुत स्वर जाएगा। क्लियर हो गया ये? क्योंकि आप खाना देने गए, चलो अपने टॉपिक पर आओ, खाना देने गए तो पापा से वहाँ जाकर के 2 खेत दूर खड़े हुए ऐसे थोड़ी ना कहोगे पापा पापा खाना खा लो पापा, ऐसे नहीं कहोगे, क्योंकि पापा को वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जाएगी। आपको प्लुत स्वर का उच्चारण करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? पापा, तब पापा जवाब देंगे वहाँ से, तब आपका भोजन ग्रहण करने आएंगे। ऐसे नहीं कि आप इतना ही बोल दो पापा पापा खाना खा लो, नहीं सुन पाएंगे भैया। तो वहाँ पर बेटा क्या करना है, आपको प्लुत स्वर अप्लाई करना है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और अच्छा, इसके बाद देखेंगे हमने दूसरा प्रकार समझ लिया, मात्रा। पहला प्रकार था मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा प्रकार है जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए जो हमारे स्वर हैं, देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे मुख विवर, यानी मुख से उच्चरित, कोई आपका वृत्ताकार है, कोई गोलाकार है, कोई समृत है, कोई विवृत है, कोई अर्ध समृत है, कोई अर्ध विवृत है, बहुत तरीके हैं। आपको बारी बारी से एक टॉपिक में, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, बस इतना ही पर्याप्त होता है। और देखिए ये वीडियो को जब देखा करो तो ये समझ के इसके मत करना कि ये बकवास है। बकवास नहीं है बेटा, एक बात आपके जहन में भर के छोड़ूंगा मैं। कोई भी कंपटीशन में आप बैठ जाइए, बिल्कुल तरीका एक तो है नहीं है, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं है भैया कि मैंने नहीं सिलेक्ट क्वेश्चन कर दिए बस इसी में से आना, ऐसा जादू बेटा किसी के पास नहीं आता है। तो ऐसे मैं धोखे से पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ। आपको केवल प्रत्येक बात सुननी है बस, और कुछ नहीं करना, ध्यान दे करके सुनना है। मैं तो कहता हूं आप वीडियो चला करके रख दीजिए, केवल सुनते रहिए, एक बार देख लीजिए, बकाया सुनते रहिए। जब 1-2 बार आप कानों में ईयरफोन लगा करके सुनेंगे तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है आप पर, दिमाग में भर जाएगा वो। बकवास मत समझना इसे। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर सेकंड प्रकार क्या करना है, दूसरा तरीका हमारा जीभ के आधार पर। जीभ का प्रयोग कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर है अग्र स्वर, सेकंड नंबर है मध्य स्वर, और थर्ड है आपका पश्च स्वर। अग्र का मतलब हो गया आगे। जब हमारे जीभ का जो हिस्सा होता है, देखिए जब हम कोई स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय जीभ का आगे का भाग काम करता है। जीभ ये हो गई आपकी, ये आगे हो गया, ये बीच में हो गया, ये पश्च हो गया, पीछे हो गया, यानी अग्र मध्य और पश्च। समझ में आ गया? तो जब जिह्वा का जो आपकी जीभ है, जिह्वा जो होती है उसका आगे का भाग काम करे उच्चारण में, तो वहां पर कौन सा होगा? अग्र स्वर होगा। ये किसके हिसाब से? जीभ के। किस आधार पर है ये? जीभ के। तो क्या है, जब आपका उच्चारण किसी स्वर का करेंगे, जीभ का आगे का भाग काम करेगा तो वहां पर अग्र स्वर होगा, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा काम करता है वह क्या है आपका? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद मध्य स्वर में क्या होता है? उच्चारण में जब जीभ का बीच का भाग यानी मध्य का भाग कार्य करे आपका, जब बीच का मध्य का भाग कार्य करेगा तो वहां पर मध्य स्वर हो जाएगा। अब इसमें मध्य स्वर में केवल बेटा क्या आता है? छोटा आ से अनार, छोटा आ ही अकेला आएगा। इसके बाद देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है? वही तरीका है, जब जीभा का पीछे का भाग, पश्च का मतलब क्या होता है? पीछा, पिछला भाग। 3 भाग बताया मैंने आपका। हो गया सबसे पहले अग्र, फिर मध्य और फिर पश्च भाग, यानी पीछे वाला भाग। जब जिह्वा का जिन स्वरों को उच्चारण करने में कौन सा भाग काम करे? पीछे वाला, जहाँ से आपकी जिह्वा बीच के बाद आधे थोड़ा आगे बढ़िए तो जो पिछला हिस्सा है, जब वह भाग काम करने लगेगा तो आपका वो क्या कहला जाएगा? पश्च स्वर। तो 3 भाग समझ में आ गए। सबसे पहले आपने देखा अग्र स्वर, क्लियर हो गया। उसके बाद मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ का अगला हिस्सा काम करे तो वहां पर क्या होगा? अग्र स्वर। बीच वाला हिस्सा काम करे तो क्या होगा? मध्य स्वर। और लास्ट वाला हिस्सा काम करे पीछे का तो पश्च स्वर। अग्र स्वर में हमने क्या जाना? ई, ए, आई, और मध्य में आ। और इसके बाद पश्च स्वर में क्या होता है? बड़ा आ, ऊ और ओ, आओ। इसके बाद एक आपको अलग से वर्ण लिखा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या लिखा? इसे पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। लेकिन कुछ लोग इसे भ्रमवश ओ नहीं है, ओ पढ़ने का सही तरीका। देखिए उच्चारण भी एक बहुत अच्छा, अभी तो मैं ऐसे वर्ण बताऊंगा कि आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, लेकिन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वो कि आप कैसे उच्चारण कर रहे हैं वर्णों का, ठीक है? तो ये क्या होता है? ओ, यानी इसे आगत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है।
इसे क्या कहते हैं हम? आगत स्वर। आगत स्वर में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि ये लिखा है, देखिए वैसे डॉक्टर, डॉक्टर तो ऐसे लिखे, लेकिन जब ये लग जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? डॉ, डॉ हो जाता है, डॉ। जैसे वहां पर अ, यहाँ पर डॉ, डो नहीं कहेंगे। अच्छा यहाँ पर यदि अ ओ कहें तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर, डॉ ओ। समझ में आ गया कि आगत स्वर है तो इसका उच्चारण भी आपका कहाँ से होता है? पश्च भाग से होता है। कहाँ से होता है? पश्च भाग से होता है। चलिए आज मैंने आपको दो प्रकार बतला दिए, एक मात्रा उच्चारण काल के आधार पर और दूसरा आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और बस इसके तुरंत बाद ही मैं आपका इससे आगे का कौन स्वर और कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं, क्या तरीका है उनका बोलने का, कैसे पहचानते हैं, हम सब क्लियर करेंगे आपका। इसके बाद आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।